हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट विद सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए चैप्टर से, जिसका नाम है वर्क एंड वेजेस, और साथ में हम स्टार्ट करेंगे साइलॉग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड वेजेस से। बेसिकली वर्क को ना दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था वर्क एंड टाइम और सेकंड वर्क एंड वेजेस। इसके पीछे की थ्योरी ये थी मेरी कि क्या नाम है, आप 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो जाता तो आप कंफ्यूज भी हो जाते और इतना समझ भी नहीं आता। ठीक है, और ये करीबन 40 मिनट का छोटा ही जो टॉपिक है, 40 मिनट का टॉपिक है मैक्सिमम, फटफट हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपने टाइम में देख चुके हो, वर्क एंड टाइम में देख चुके हो। फिर भी जो इसकी अपनी थ्योरी जो होगी वो एक बारी हम देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग वाला, जिसका नाम है सिलॉग्स, और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसकी सारी वैरायटी हम करेंगे आज। चलो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए वर्क एंड वेजेस से। पहले देखते वर्क होता क्या है। एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल एफर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव अ रिजल्ट इज नोन एज वर्क। बेसिकली वर्क क्या होता है, मान लो कोई आपको ऑब्जेक्टिव पाना है। ठीक है, आपने यूपीएससी क्लियर करना है। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको 12 घंटा रोज का पढ़ना पड़ेगा, वो वर्क है। ठीक है, अगर आपका अचीवमेंट मिल जाती है आपको तो वर्क डन, नहीं तो वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और आपने अगर छोड़ दिया तो जीरो वर्क डन, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिला, जीरो। अगर आपको पोस्ट मिल गई तो वर्क डन, और अगर उसमें आप चल रहे हो, अभी प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो वर्क इन प्रोग्रेस। सिंपल सी बात है। इसको एक और प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। देखो, मान लो कि एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। ठीक है, आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है। ठीक, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से जो पॉइंट बी तक जो भी आप व्हीकल यूज करोगे या जैसे भी जाओगे, वो होगा बेसिकली वर्क। और जब आप बी पे पहुंच जाओगे तो वो होगा वर्क डन, मतलब आपने अचीव कर लिया वो रिजल्ट। ठीक है, तो बेसिकली वर्क ये होता है। अब वेजेस की बात करते हैं, वेजेस है क्या। देखो, एंटायर वेजेस जो होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू वेजेस ऑफ वन डे ऑफ एनी पर्सन। देखो, मान के चल लो एक आदमी जनरली 30 दिन का महीना होता है, 30 या 31 जो भी समझ लो। ठीक है, 30 दिन का महीना होता है, और ठीक ठाक जगह पे जाओगे तो आपको 1,000 रुपये पर दिन का मिल जाएगा। ठीक है, 1,000 रुपये दिन का मिल जाएगा, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी बन जाएगी? 30,000 रुपीज। दिख रहा है, दिख रहा है, 30,000 रुपीज। इसी बात को इसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत पूछने लग रहा है यूपीएससी सी सेट के अंदर, तो इसलिए बेसिक थ्योरी बताई जा रही है कि अगर कुछ पूछा जाए और ऑप्शन में ऐसा कुछ आ जाए तो आप आंसर लगाने के लायक रहो वहां पे, ये ना सोचो कि ये क्या चीज आ गई। ठीक है, इसको इधर लिखे रहने देता हूँ। 30 क्या ये डेज है, और ये है पर डे वेजेस। पर डे, अरे यार, पर डे वेजेस। ठीक है, तो और ये क्या है, एंटायर वेजेस या टोटल वेजेस? एंटायर वेजेस। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या मजाक ये है, समझाने के लिए बेसिकली। इफ अर्जुन मंथली वेजेस रुपीज 4200, 4200 रुपये उसकी महीने की वेजेस है, टोटल एंटायर। ठीक है, ये वाला एंटायर टोटल। ठीक, ही वर्क फॉर 30 डेज, उसने 30 दिन काम किया। ठीक है, देन हिज डेली वेजेस विल बी, यहाँ पे डेली वेजेस लिख दो, डेली वेजेस विल बी। इसको डिवाइड कर दो, इससे जीरो से जीरो को दिया, और ये आपका आ गया 140। 140 उसका डेली वेजेस हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं कुछ, और ये तो बहुत सुपर सिंपल था। ये एक तरह से समझ के चल लो एप्लीकेशन पार्ट है कि जब बड़ी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ऐसे हम डेली वेजेस निकालेंगे। तो ये समझाने के तौर पे था, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो रेयर आएगा, बट आपको समझाना था। अब कुछ जरूरी बातें जो वेजेस से रिलेटेड हैं, और आप लोगों को पता भी होंगी, एक तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, पॉइंट्स वाइज है, रिवाइज हो जाएंगे आपके। वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चल लो, इधर नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा। ठीक है, जो आपके वेजेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे आपके वर्क डन। वर्क डन की बात हो रही है। ठीक, ये याद रखना, मैंने एक बताया था, एक वर्क डन या वर्क अचीव। तो अगर आपका वर्क बढ़ेगा, चलो डन हटा दो, एक बार को वर्क बढ़ता है,
तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मेहनताना भी बढ़ेगी, आपकी वेजेस भी बढ़ेंगी। ठीक है, एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो जब ये वाला केस होता है तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शन। जब मैंने प्रपोर्शंस पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपके वेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वर्क बढ़ेगा, और उल्टा भी अगर आपका वर्क बढ़ता है तो आपका वेज भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपके वेजेस बढ़ा रही है, मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन आपके, तब वैसे तो कभी वेज बढ़ाती नहीं है, अगर वेज बढ़ा रही है तो वो रोल भी अपडेट करती है आपका, कहती है कि आपका प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन मतलब आपका रोल बढ़ गया, जब रोल बढ़ गया तो आपके वेज बढ़ गए। तो ये दो प्रिंसिपल्स एक साथ चलते हैं और ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक, इट मीन्स मोर मनी विल बी रिसीव्ड फॉर मोर वर्क, लेस मनी विल बी रिसीव्ड फॉर लेस। ठीक है, ये आप लोगों के लिए। wages is indirectly proportional to the time taken by individual। वेजेस जो है ना आपका बढ़ेगा अगर आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आपकी काम करने की क्षमता घटेगी तो आपकी वेजेस घटेगी। तो ये भी एक आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक, अब देखते हैं जो स्टेटमेंट में बोला। स्टेटमेंट में वो बोला था हमें कि जो आपकी वेजेस है वो बढ़ेगी जब आपका टाइम घटेगा। टाइम तो तभी घटेगा ना जब आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। भाई मान के चलो दो लोग हैं, ठीक है, एक दीवार बनाते हैं। ठीक, एक दीवार को बनाने में एक दो दिन ले रहा है, एक एक दिन ले रहा है, और उसी टाइप बिल्कुल सेम टाइप की बना रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो एक वाले को ही बुलाएंगे ना, भाई तू तो एक दिन में बना देता है, तो फटाफट लिया। अब मान के चल लो कोई न्यूज़पेपर एडिटर है, न्यूज़पेपर एडिटर आपका दोपहर को 2 बजे बना के दे रहा है भाई आर्टिकल, और एक है सुबह के 3 बजे बना के दे रहा है। तो 3 बजे वाले की वैल्यू है ना, क्योंकि भैया 3 बजे निकलेगा तो अखबार 4 बजे छपेगा, 5 बजे बटेगा, जो भी है, मतलब जिस भी टाइम, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो एफिशिएंसी और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, लिख ही दूं क्या, ऐसे लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो आपके वेजेस और वर्क का रिलेशन हो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बट जो आपका टाइम और वेजेस का है वो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब अगर आपका किसी भी चीज में आप टाइम लेना ज्यादा शुरू कर दोगे तो पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी जो होती है वो आपकी सैलरी से कटती है, तो आपके वेजेस कटने शुरू हो जाते हैं। बट अगर आप तेज काम कर रहे हो तो क्या होता है, कई बार आपको ज्यादा काम देना शुरू कर देगा, जैसे ही वो ज्यादा काम देगा वैसे ही आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो मतलब जब आपका टाइम कम ले रहे हो तो आपके वेजेस ज्यादा होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और याद क्या रखना आपको पता ही होगा, वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 डे वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल। हाँ तो सही बात है। देखो जो वेजेस होता है आपका, वो बेसिकली आपका 1 डे दिख रहा है, 1 डे वेजेस पे डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली है क्या, अगर आपका एक दिन का मेहनताना बढ़ेगा तो आपके टोटल वेजेस भी बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या करा था ऊपर, कहाँ गया वो, ये रहा। देखो पर डे वेजेस है, अगर ये बढ़ेगा तो आपका इंटायर वेजेस भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऐसा कोई अजीब बात तो है नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो एवं ही थी। तो कुल मिला के हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। अच्छा एक पॉइंट और है, देखते हैं, चलो ब्लू पेन ले लेते हो, नहीं तो घोष पोछ हो जाएगी। इफ करण कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, एंड अरुण कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। देखो अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक बंदा ज्यादा एफिशिएंट है, एक बंदा कम एफिशिएंट है। जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, जो कम होगा उसको कम मिलेगी। अब सीन सुनना ध्यान से, क्या करेगा वो, देखो, देन रेशियो ऑफ करण और अरुण वेजेस विल बी 15:10। ध्यान देना है उसने क्या कहा, ध्यान देना, फिर आप गड़बड़ कर जाओगे नहीं तो। करण का जो वर्क है वो 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और अरुण का जो वर्क है वो 15 दिन में खत्म हो रहा है। बट जो उनका वेज है, करण का जो वेज है और अरुण का जो वेज है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा इसका प्रपोर्शन, मतलब इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे मान के चलो ये 10/15 है ना, तो यहाँ पे मिलेगा 15/10, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी के ऊपर आपकी वेजेस डिपेंड करती है कि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा।
अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो आपको कम पैसा मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2/3 आ गया, तो 3/2 आपका जो वेजेस होगा वो आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अगर आप कम टाइम लोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे तो कम पैसा मिलेगा। अब इस केस के अंदर करण जी ने 10 दिन में काम खत्म कर दिया, क्योंकि ये एक रेशियो के अंदर दे रखा था, दोनों के अंदर रिलेशन था, क्योंकि वर्क कॉमन था। ये बहुत ज़रूरी ध्यान चीज़ रखनी है। अगर आपका वर्क जो है वो कॉमन है दोनों का, मतलब दो, तभी वो क्वेश्चन बना पाएगा वैसे तो, बट वर्क को कॉमन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर कॉमन नहीं है तो पहले एलसीएम लेके उसको कॉमन बना दो। जब कॉमन बना दोगे आप, तब आप उससे कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, अब इस केस के अंदर वो क्या कह रहा है कि जो एफिशिएंसी थी करण जी की वो ज़्यादा थी विद रिस्पेक्ट टू अरुण जी। ठीक है, और जब आपका हमने उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया तो मेरे पास आया 2/3। क्या था 2/3? वो उनकी एफिशिएंसी थी, करण जी की एफिशिएंसी 2 और अरुण जी की एफिशिएंसी 3। जब वेजेस की बात आई तो वेजेस डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी पे, और वो जो होता है आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन किसका होता है? टाइम का। अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो कम, और अगर क्या नाम है, जैसे करण था ना नाम, करण जी का जो वेज का था, करण जी का जो हमारा वर्क था वो 2 था। ठीक है, और अरुण जी का हमारा 3 था, तो उल्टा हो जाएगा। तो करण जी का जो वेज होगा उसको 3 मिलेगा क्योंकि उसने बहुत तेज काम किया, और अरुण जी को 2 मिलेगा क्योंकि उसने कम काम किया। आशा करता हूँ ये छोटी सी बात को समझ में आया होगा। ये इसलिए समझाया गया है क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, और उस टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये पता है बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इस वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है। इसी वजह से ही मैंने इस पूरे के पूरे क्या नाम है टॉपिक को अलग किया, नहीं तो ये एक दिन में कवर किया जा सकता दोनों टॉपिक, समझे? चलो आगे देखो, अगले पॉइंट पे क्या कह रहा है। इफ एक्स वाई एंड जी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन D1, D2 एंड D3 days रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ देयर शेयर इज। अच्छा देखो, जब 3 आ गए ना एलिमेंट, तो आपको तीनों कंसीडर करने पड़ेंगे। मतलब एक कॉमन रखो, 2 के साथ लगा दो, फिर जो सा रह जाए उनको पकड़ लो। देखो इसने क्या किया, D2 कोई ले लो, D1 ले लो आप चाहे, देखो D1 D2, अब D2 इधर लिख दो, D3, अब D3 लिख दो, D1 खत्म। ये बेसिकली है क्या, ये आपका है रेशियो ऑफ देयर शेयर, या किस चीज का शेयर। मान के चलो 3 आदमी हैं, 3 बंदों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। अब तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग रही होंगी, अलग अलग दिन पे मतलब अलग अलग एफिशिएंसी रही, अलग अलग दिन पे खत्म कर रहे हैं। मान लो एक 10 पे कर रहा है, एक 15 पे कर रहा है, एक 20 पे कर रहा है। तो उन्होंने कितने कितने डेज पे काम किया, उस हिसाब से आप इसको फिल कर दो। D1 D2 D2 D3 D3 D1, इस टाइप से फिल कर दो, आपका उनका रेशियो निकल आएगा शेयर का। बाकी मैं सच बताऊं, जब हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, तो इस टाइप को हम यूज ज़्यादा करेंगे नहीं, मैं कुछ और तरीके से कराऊंगा। मेरे को बताना, तो बताना ज़रूरी हो जाता है कुछ चीज़ें, जिससे इस क्वेश्चन को, इस वाली स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ मैंने इस वजह से लिया है, हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं तो मैं कभी भी नहीं बताऊँ ये चीज़, क्योंकि यूज ही नहीं करते हम लोग। बट स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, नंबर लेके जा रहे हैं, नंबर चले जाते हैं उसमें, बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करता स्टेटमेंट देख के। तो स्टेटमेंट बेस्ड करना ज़रूरी है, ठीक है, और ये शायद कहीं और मिलेगा भी नहीं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं अब, शानदार क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, लाल पेन सेलेक्ट। आकांक्षा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है जी, आकांक्षा, ठीक है। वाइल वसुधा, वसुधा कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। सेम वर्क मतलब आप दोनों कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इफ द टोटल अमाउंट टू बी गिवन for this work is 660, then what will be the share of Vasudha if both work together। दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो भैया कैसे आप डिवाइड करने वाले हो पैसे को, ये बता दो, इतनी सी बात कही है। कोई बात नहीं, मैडम ने 6 दिन में काम किया और वसुधा जी ने 5 दिन में काम किया, ठीक है। अब हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ताजा ताजा एकदम, कि भैया अगर जो आपका दिन होता है, ये कितने दिन काम किया,
उसके हिसाब से ही आपका वेजेस काउंट होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ज्यादा दिन ले रहे हो सेम काम को करने के लिए, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कम है। जब आपकी एफिशिएंसी कम है तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो आपके डे ज्यादा हैं तो आपका जो वेज होगा, भत्ता होगा, वो कम होगा। ठीक है, और आपके डे कम हैं तो आपका वेज ज्यादा होगा। बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इसको अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता ना, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उससे हो जाएगा। देखो, चलो जी, अब ये क्या है, रेशियोज के अंदर है अपने। ठीक है, रेशियो बनी हुई है। अच्छा, अब आपको टोटल मिला 660 रुपया। इन दोनों जनाबों का, जनाब तो नहीं है, मैडम है, दोनों दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 11x, क्योंकि भाई दोनों आपके रेशियो में 11x, और 11x की वैल्यू दे रखी है उसने 660 रुपये, x की वैल्यू दे रखी है 60 रुपये। और अब आप डिवाइड कर सकते हो भाई 5 × 60 और 5 × 60, देख रहे हो तो मेरी इंग्लिश, 6 × 60, ये हो गया 300 और ये हो गया 360। तो 300 रुपये मिलेंगे कांशा जी को और वसुधा जी को मिलेंगे 360 रुपये। चलो जी, एक तरीका तो ये हो गया। जिन लोगों को ये सारा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ बच्चे, तो ऐसा करो, देखो, आकांक्षा जी ने 6 दिन में काम किया, डेज, और वसुधा जी ने आपका 5 दिन में काम किया। टोटल काम कितना किया, 30 काम किया। एलसीएम ले लिया मैंने, टोटल वर्क 30 लिया। इनकी एफिशिएंसी कितनी रही, 5 और 6, यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। अब तो आपको पता चल गया कि भाई जितनी एफिशिएंसी होती है उतना ही पैसा मिलता है। टोटल एफिशिएंसी आई आपकी 11। ठीक है, 11, और एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलता है, तो ऐसे लिख, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलता है। टोटल पैसा कितना मिला, 660 रुपया। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, क्या नाम है, 60, और 5x की वैल्यू आ गई आपकी 300। 5x था आकांक्षा जी का, और उसके बाद वसुधा जी थी हमारी, वसुधा ही थी ना, वसुधा जी 6x, और ये हो गया आपका 360। तो दोनों तरीके से आपको बता दिया गया। ठीक है, दो तरीके से आपको बताए गए। दोनों में से अगर आपको ये चीज याद रहती है कि जी क्या नाम है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं। और अगर आपको ये याद नहीं रहता कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कोई लॉजिक, तो आप कुछ मत करो, टोटल वर्क निकाल लो पहले। टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क निकालने के बाद उनकी एफिशिएंसी निकाल लो। जैसी एफिशिएंसी निकल गई, आपको इतना तो मैं आशा करता हूँ समझ में आता होगा कि अगर आपकी एफिशिएंसी किसी काम करने की क्षमता ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, कम है तो कम पैसा मिलेगा। इतना तो शायद लॉजिक होना ही चाहिए। इतना मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूँ, आप आईएएस बनने वाले हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अब आपका 3% वाला क्वेश्चन आ गया, जिसको मैंने वो D1 D2 रेशो D2 D3 रेशो D3 D1 लिखवाया था। क्या मैं इसे करवाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। पर वो करवाया क्यों, जस्ट बिकॉज आपको मेरे को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने हैं। जो आप लोग छोड़ रहे हो, जो टेस्ट लिए जाते हैं, उसमें मेरे को पता चल जाता है कि आप लोग नहीं करते। ठीक, क्योंकि आपको थ्योरी से थोड़ा डर लगता है, देखते ही छोड़ रहे हो आप लोग, और जबकि वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो वो तो थ्योरी हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन को हकीकत में अटेम्प्ट कैसे करना है। इन क्वेश्चंस को हम, जो हमने दूसरी अप्रोच यूज करी थी, ये वाली, इस अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे, और बहुत आसानी से होंगे, चिंता मत करो। देखो, कह रहा है ए बी एंड सी टेक ₹535 फॉर डूइंग अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर। ठीक है, 3 लोग हैं, एक काम करते हैं, और उसकी उनको मेहनताना मिलती है ₹535। इफ वर्किंग अलोन ईच टेक 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन रिस्पेक्टिवली। भाई एक 5 दिन में कर सकता है वो काम, वो 6 दिन में कर सकता है, एक साथ में कर सकता है, अगर अकेले करते हैं तो। ठीक है, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ये 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बेसिकली बताना क्या चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है भैया इनकी एफिशिएंसी जो है ना, वो ऐसी ऐसी, बिल्कुल इनको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, तो इनकी आपको क्या नाम है, एफिशिएंसी पता चल जाएगी। और एफिशिएंसी पे ही डिपेंड होती है आपकी वेजेस। ठीक है, अब एक तरीका, आप सीधा ऐसे तो लिख नहीं सकते इसको,
क्योंकि ये सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर दो होते, जैसे मान के चलो सिर्फ ए और बी की बात हो रही थी, 5 और 6 होते, तो आप ये 6/5 कर देते, बट अब आपके पास क्या है, ए रेशो बी रेशो सी है, ठीक है। और ये है 5/6/7। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको, क्योंकि इन दोनों में अपना रिलेशन रहा हुआ है, इन दोनों में कोई अपना रिलेशन रहा हुआ है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, देखो ध्यान देना बात को। ए ने 5 दिन में किया, बी ने 6 में किया, और सी ने 7 में किया, अगर वो अकेले करते हैं। एक टोटल वर्क निकाल लो कि टोटल वर्क कितना होगा अगर मैं इन तीनों से काम करवाता हूँ तो, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम निकालोगे तो इनका क्या आएगा, ये 30 और ये 210। 210 आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब टोटल वर्क करने में ए को कितना टाइम लगेगा, मतलब ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बेसिकली एफिशिएंसी, ठीक है। ये हो गया आपका 5 चौक 20, 5 दूनी, और ये हो गया आपका 33 और 50, ये हो गया 55, ठीक है। और ये हो गया 7 3 21, डन। तो ए की, बी की और सी की हमें एफिशिएंसी हाथ में आ गई, ठीक है। एफिशिएंसी के हिसाब से आपको पैसा अलॉट होता है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, हो गया 7, और ये हो गया आपका 10, 107, ठीक है। 107 क्या है, एक्स, 107 एक्स, ठीक है, क्योंकि रेशियो के अंदर है, ये सारी चीजें रेशियो के अंदर आ रही है, रियल वैल्यू तो है नहीं। अब 107 एक्स जो है, मैंने क्या कहा, ये एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने वेजेस मिलेंगे। और आपको वेजेस कितने मिल रहे हैं, वेजेस मिल रहे हैं ₹535, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दो, तो आपको हो जाएगा 535 डिवाइड बाई 107, काटोगे तो 5 से कट जाएगा, तो मतलब एक्स की जो वैल्यू है 5 है, ठीक है। एफिशिएंसी के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, मैं 1000 बार बता चुका। तो ये रही आपकी सारी एफिशिएंसी। तो इनके एक्स के अंदर वैल्यू पुट करते जाओ, इनकी एफिशिएंसी निकलती जाएगी। ए की एफिशिएंसी थी 42 एक्स, 42 इंटू 5, ये आपका हो गया आपका 10, और ये हो गया 20 21 210। बी जनाब के पास चले जाओ, बी जनाब के पास 35 एक्स, 35 एक्स 35 इंटू 5, ये हो गया आपका 25 15 175। सी के पास चले जाओ, सी के पास थे 30 एक्स, 30 इंटू 5, ₹150 देगा, ठीक है। तो ये इनके इंडिविजुअल मेहनताना आपने सबका निकाल लिया, और सुपर सिंपल था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कैमरा भी बंद हो गया। एक और शानदार क्वेश्चन देखो, और ये उस प्रिंसिपल पे जब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसमें आप कंपेयर करते हो दो ग्रुप के साथ। जैसे एक ग्रुप है आपका M1 जो काम करता है D1 डेज में, जो टाइम लेता है T1 टाइम, जिसकी एफिशिएंसी है नीटा 1, ठीक है। और उसको वर्क इज इक्वल टू वर्क, उसका वर्क आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर हम कंपेयर करते हैं, अगर सेम वर्क है तो हम कहते हैं कि जी एक ग्रुप है हमारा M2, वो D2 डेज में काम करता है, T2 टाइम में काम करता है, और उसकी एफिशिएंसी है नीटा 2, और वो काम करके कितना देता है आपका वर्क 2। फिर वर्क सेम होता है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं होता तो क्या नाम है, डिवाइड होके डिवाइड में चला जाता है। मैं बताता हूँ क्या फॉर्मूला, घबराने की जरूरत नहीं, पिछले लेक्चर में हमने कराया था। देखो आपका मैन, मान लो मैन है, ठीक है, मैन, उसके बाद कितने दिन में करता है, कितने टाइम में करता है, कितनी एफिशिएंसी में करता है। नीटा 1 जो है ये आपकी एफिशिएंसी को शो करता है, एफिशिएंसी मतलब आपके कार्य करने की क्षमता, ठीक है। अच्छा, और वो आपका डिफाइन होता है वर्क से। अब हमें एक बात पता है कि जो वर्क है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका वेजेस से। अगर आपका वर्क बढ़ेगा तो वेज बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में जा रहे हो काम करने, तो आप महीने के कुछ आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली है क्या, आपको वर्क के एसोसिएट करके पैसा मिल रहा है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो वेजेस है वो एक तरह से आपका वर्क ही डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हम वर्क की जगह पे वेजेस लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये केस हो गया, अब हमारे पास दूसरा कंपेयर करते हैं तो सेम यही चीज लिखते हैं, T2 नीटा 2 इज इक्वल टू वेजेस W ले लो, W1 और W2,
ठीक है, बेसिकली वेजेस है, ध्यान रखना इस चीज को। अब जब आप कंपेयर करते हो तो ये बन जाएगा। मैं दोबारा फॉर्मूला करा रहा हूँ, पता नहीं मेरे को कराना नहीं चाहिए था क्योंकि आप लोगों को करा चुका मैं। M2 D2 और T2 नीटा 2, T2 और नीटा 2, और ये W2 इधर चला जाएगा तो W2। एक केस ये बन गया। दूसरे केस में भैया आपको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो M1 इंटू D1 इंटू T1 इंटू मीटा 1 divided by wages 1 is equal to M2 into D2 into T2 into neta 2 divided by W2। मेरे को ज़्यादा अच्छी ये वाली फॉर्म लगती है, ठीक है। आप दोनों यूज़ कर सकते हो, आपको जो सा अच्छा लगे वैसे कर लो। मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरे को ये पता है कि वर्क या वेज हो वो भैया नीचे चला जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है, आपके पास सारे एक तरफ वन वाले आ जाएंगे, एक बंदे की बात हो जाएगी, दूसरे दूसरे ग्रुप की बात हो जाएगी, तो मिक्स नहीं होता, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है सारी की सारी, ठीक है। तो एक सिरदर्दी यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलो अब क्या है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या था, 45 48 और 31 0 50। देखो 45 मैन और कितने थे, 48 डेज। टाइम दे रखा है, टाइम मतलब 12 घंटे में करते हैं, 13 घंटे में नहीं दे रखा तो छोड़ दो, यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। और एफिशिएंसी दे रखी है, बाद में दे रखी है, अभी देखेंगे, ठीक। चलो उसके बाद कितना पैसा मिलता है, 35 क्या था, 31 0 50, 31 0 50। चलो जी, दूसरी पार्टी क्या कहती है, दूसरी पार्टी कहती है हाउ मैनी मैन मस्ट वर्क फॉर 16 डेज टू रिसीव 11,500 रुपए, ठीक है। मैन दे रखे हैं, नहीं दे रखे तो लिख दो ऐसे कैसे। डेज दे रखे हैं, 16 दिन दे रखे हैं मेरे ख्याल, 16 दे रखे हैं, हाँ 16 दिन। और टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा। और एफिशिएंसी दे रखी है, बाद में दे रखी है, देखेंगे उसको। और कितना था, 11,500, 11,500 था शायद, 11,500, 11,500, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन, देखो। इफ द डेली वेजेस ऑफ अ मैन बीइंग डबल्ड दूज ऑफ वुमन, मतलब जो आदमी को पैसा मिल रहा है, मैन को जो पैसा मिल रहा है वो डबल मिल रहा है वुमन के प्रति। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एफिशिएंसी है मैन की ज़्यादा है, डबल है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो आपका भत्ता ज़्यादा होगा, मतलब आपका वेजेस ज़्यादा होगा। तो डबल है तो यहाँ पे लिख दो 2x और यहाँ पे लिख दो 1x। देखो एक्स से एक्स तो कट ही जाना है, पर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 2x, 2 भी लिख सकते हो खाली, 1 भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 2x और 1x, एफिशिएंसी हो गई इनकी, ठीक। सारी चीजें लिख दी, अब यार निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलो शुरू करते हैं। 16 तिया साफ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। और 2 को रहने दो, नहीं कट रहा, जीरो खराब नहीं करनी मेरे को। इसको काट लो, इसकी जीरो से इसकी जीरो काट लो। ये कट रहा है, ये कटना चाहिए मेरे हिसाब से, पहले 3 से काटते हैं, 3 से भी कटता दिख रहा है मेरे को। कट रहा है, हाँ 3 से कटेगा, देखो। 3 एकम 3, 3 तीन 9, 3 खत्म, ठीक है। अब ये 9 से कटेगा क्या, 5 3 8 और 1 9, हाँ कटेगा, तो ये 9 से भी कटेगा। तो ये हो गया, 9 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है। फिर 9 एकम 9 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। और ये डायरेक्ट दिख रहा है तो ये आपका ऐसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक। चलो 10 हो गया। अब कुल जमा बात ये आ गई हमारे पास, कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा, तो M2 हो गया हमारा, अच्छा एक्स एक्स काट दो इसका, तो ये हो गया 50/2, ठीक है। तो M2 कितने मैन रहे होंगे, 25, तो 25 मैन रहे होंगे आपके दूसरे ग्रुप के अंदर, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था, हाउ मैनी मैन, 25, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। इतना तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने फॉर्मूला समझाने में लगा दिया, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। बट खैर मेरा काम है बताना, तो मैंने बता दिया। रेस्ट क्वेश्चन जो था सिर्फ और सिर्फ इतना था, ठीक है, और कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हमने किया था, और उस टाइम पे हमने वर्क के बेस पे किया था, अब हमें वेज के बेस पे करना है, इतना ही डिफरेंस है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। सुरेश कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है जी। सुरेश जो है 20 डेज में काम करते हैं। सुरेश प्लस सुरेंद्र
टुगेदर डू द वर्क इन 15 डेज। दोनों मिलके 15 दिन में खत्म करते हैं। सुरेंद्र, सुरेश प्लस सुरेंद्र, डी कर देते हैं, सुरेंद्र टुगेदर इन 15 डेज। ठीक है जी। अच्छा जी, तो सुरेंद्र की हमें पता है नहीं पता, निकाल लेंगे, क्या मसला है। कॉमन कर दो इनको, कॉमन कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। 60 एलसीएम ले लिया। एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, इन जनाब की आई है आपकी 3 और टोटल आपकी आ गई 2 और सॉरी 4। 15 चौके 60 होता है ना, हाँ ठीक है, ठीक कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों डाउट आया। और सुरेंद्र जी की देखो टोटल आपकी 4 आई, ठीक है। सुरेश सुरेश की 3 थी, तो सुरेंद्र की कितनी बची, 4 माइनस 3 1। तो सुरेंद्र जी की हमारी एफिशिएंसी आ गई 1। जब 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा भाई, तो आपको कितने दिन लग जाएंगे, 60। अगर वो डे पूछता तो आप बता देते 60, हमसे डे तो पूछा नहीं। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा इनकम। अब उसने बोला है कि जो देखो, ये बात आपको पता है कि जो आपका वेज डिसाइड करता है वो बेसिकली वर्क पे डिसाइड होता है, ठीक है। और वर्क जो डिसाइड हो रहा है वो उसकी एफिशिएंसी पे डिसाइड हो रहा है भाई, जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको उतना ज्यादा वेज मिलेगा। ये बात मैं बहुत बार समझा चुका। तो ये सारे, ये आपके पास एफिशिएंसी है, ठीक है। टोटल आपके पास एफिशिएंसी आ रही है 4, ठीक है, 4x। ये सारे x में ही वैल्यू होती है, आपको पता होगा, अब तक तो पता चल गया होगा, ठीक है। 4x, 4x की वैल्यू आ दे रखी है आपको 400 रुपये, 400 रुपये। तो एक x की वैल्यू हो गई आपकी 100 रुपये। तो सुरेंद्र जी को 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और 3x रुपीज 300। और सुरेश जी को आपको 300 रुपये मिलेंगे। दोनों निकाल दिए, सुपर सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर समझा देता हूँ मैंने किया क्या, कईयों को हो सकता है ना समझ में आए। सुरेश जी को हमने क्या करा, हमने एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी निकालने का औचित्य ये था कि मेरे को ये पता चल जाए कि सुरेंद्र जी को कितना समय लगता है सेम टास्क को करने में, ठीक है। तो ये हमने सेम टास्क निकाल लिए, इसको 20 दिन लगे, ठीक है। और सुरेंद्र और सुरेश जी अगर इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो उनको 15 दिन लगते हैं। सुरेंद्र जी का हमें पता नहीं रखा था कुछ, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करा, हमने निकाला इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकल गई, तो एफिशिएंसी में हमने ये बात पाई कि जो सुरेश जी है उनकी जो एफिशिएंसी है वो है 3x। और जब वो सारे इकट्ठे काम करते हैं तो दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तो दोनों इकट्ठे करने पे उनकी एफिशिएंसी हो जाती है 4x। तो 2 पर्सन है, टोटल एफिशिएंसी 4x आ रही है, एक बंदे की 3x है, तो जो दूसरा बचा हुआ भाई था हमारा उसको मिला 1x। अब भाई 1x पे काम करेगा, 60 काम करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा उसको, 60 दिन लग जाएंगे। यहाँ से अगर वो क्वेश्चन पूछता कि भाई कितने दिन लगते हैं, तो 60 दिन लगते हैं, ये हम जवाब दे देते। पर उसने क्या बोला है कि भैया इनकम डिवाइड कर दो उनकी। इनकम डिवाइड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकम जो हमेशा डिवाइड होती है वो होती है आपकी या तो वेजेस पे, क्या नाम है, कितना आपने वर्क किया उस हिसाब से आपकी इनकम डिफाइन होगी, या आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है, भाई जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस केस में आपकी एफिशिएंसी थी, टोटल एफिशिएंसी थी 4x, दोनों की मिला के 4x, ठीक है। 4x दे रखे थे आपके 400 रुपए, क्योंकि उन दोनों को मिले थे टुगेदर 400 रुपए, ठीक है। अब उन्होंने किस तरह बांटे, भैया एक बंदे ने काम किया था x पे, देखो 1x पे काम किया था। जब 1x पे काम किया तो भाई तू ले ले 100 रुपए, ठीक। और जिस भाई ने 3x पे काम किया था, ये रहा 3x वाला, उसको हमें मिल गए 300 रुपए, ठीक है। कोई समस्या, समस्या हो तो एक बार फिर देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन देखो एक। इस क्वेश्चन में मार्केट में टीचर ऐसा पागल बनाते हैं, ऐसा पागल बनाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भैया क्या करना है हकीकत में। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सारा खेल कॉमन सेंस का है, ठीक है। पता है 1.5 पन्ने का भी करवाया है कुछ टीचरों ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, बट जूता निकालने का मन करता है। ठीक है, मास्टर है, क्या बोले, आधे पन्ने में भी खत्म हो जाएगा, देखो। और मजाक के क्वेश्चन हकीकत में। एक्स एंड वाई कॉन्ट्रैक्टेड अ पीस ऑफ वर्क फॉर 1600 रुपए। भाई ठेका उठाते हैं एक्स और वाई 1600 रुपए में काम खत्म करने का, ठीक है। अगर एक्स अपनी पे आ जाए तो भैया 6 दिन में काम निपटा देगा वो। चलो एक्स जनाब है यहाँ पे, 6 दिन में निपटा देंगे।
वाई जनाब अपनी पे आ जाए तो 8 दिन में निपटा देंगे। ठीक है जी। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 दिन में काम निपटा दिया उन्होंने, टेकिंग द हेल्प ऑफ ए की मदद से 3 दिन में काम निपटा दिया। ए की मदद से, ए ने कितने करा मुझे नहीं मालूम, ए की मदद से 3 दिन में काम निपटा दिया। ठीक है, एलसीएम ले लो, एक काम निकल जाएगा हमारा, भाई कितना काम था हम मान लेंगे। तो इनका एलसीएम 48 आ गया। ठीक है, 48 काम मान लिया हमने, अब इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी निकलेगी तो ऑब्वियसली रिवर्स ही होना है। ठीक है, बट एक ही हमें नहीं मालूम। ठीक है, पर उसने बोला कि जो ये टोटल वर्क है, ये वाला काम, ये 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3 और ये 16, मतलब 16 की एफिशिएंसी से ये पूरा काम निपट जाता है। अभी हमारे पास जो एफिशिएंसी है उनको जोड़ोगे तो आपके पास आएगी 14 की एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी चाहिए 16 की, तो जो दो बची वो, वही तो दो जो है एक की एफिशिएंसी हो जाएगी। ये टोटल तो आपको 16 एफिशिएंसी चाहिए ना, पर हमारे पास अवेलेबल 14 की एफिशिएंसी है। जो दो एफिशिएंसी बची वो किसकी थी, ये एक ही थी, क्योंकि एक की हेल्प लगी। अच्छा जी, अगर वो दो की एफिशिएंसी से 48 का काम करता है तो कितने दिन में कर देता होगा, अगर वो अपने पे आ जाए तो 24 दिन में कर देगा। अगर वो ये पूछ ले कि भाई ए कितने दिन में काम निपटा देगा, तो 24 में निपटा देगा। ठीक है, एक ये पूछा नहीं है पर हमने निकाल दिया। अच्छा, अब वो ये कहता है कि इनका शेयर बताओ, ए का शेयर बताओ। एक जो शेयर होता है वो हमेशा आपका एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। इन टोटल एफिशिएंसी जो हमारी आई वो है 16 एफिशिएंसी, 16 की एफिशिएंसी 1600 रुपये। ठीक है, एक की एफिशिएंसी आपकी 100 रुपये, तो ए की एफिशिएंसी 2x है, और तो इसके कितने रुपए मिल जाएंगे, 200 रुपये। ठीक है, एक्स की एफिशिएंसी, कैपिटल एक्स की एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 8 है, 8x है जी, क्या था, 8 डरा दिया, 800 रुपये। हाँ, मैं मेरे को लगा कुछ गलत लिखने वाला था। और वाई, वाई की कितनी थी, 6x, तो ये हो गया आपकी 600 रुपये। तो आपका 1600 रुपये इस तरीके से बढ़ जाएगा। सारी चीजें आपने निकाल दी, आपसे पूछा सिर्फ ये था, सिंपल क्वेश्चन। पता नहीं, आपको हकीकत बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे ना वो, कॉम्प्लेक्स कर देती है दुनिया यार, इतना है नहीं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ये। हो जाता है, पता नहीं क्यों करती है पब्लिक। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें जो ना समझ में आए। हमारे पास अवेलेबल जो काउंट करने के बाद जो एफिशिएंसी आ रही थी वो थी 14। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या था, 3 दिन में काम खत्म हो रहा है, 3 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो भैया 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है भैया, 16। चाहिए 16 की एफिशिएंसी, है हमारे हाथ में 14 की एफिशिएंसी। एक की मदद लेनी पड़ी, एक की मदद ली तो वो दो की एफिशिएंसी लेके आया, दो की एफिशिएंसी आया तो पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया। दो की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के हिसाब से आपका पैसा डिसाइड होता है। टोटल एफिशिएंसी हो गई तीनों की मिला के 16, 16 की एफिशिएंसी 1600 रुपये, एक एफिशिएंसी 100 रुपये, दो एफिशिएंसी 200 रुपये, 200 रुपये, ए का रेट, खत्म। ठीक है, कुछ था मुंह जवानी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन देखो। एक बात बताता हूँ क्वेश्चन से पहले, जो पिछला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग टेस्ट में देते हैं ना, अटेम्प्ट तो नहीं करता बच्चा, और अगर करता भी है तो 4.5-5 मिनट तक ले जाता है। फिर हम उनसे ना सोल्व करवाते हैं अपने सामने कि यार सोल्व करके बताओ तुमने करा कैसे। हमारे होश उड़ जाते हैं जब 1.5 पेज का वो सोल्व करता है ना बच्चा, और उसके बाद भी गलत आंसर निकालता है। फिर हम पूछते हैं भाई भाई कैसे पढ़े, क्या करे, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग थी। तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स से होते हैं वो लोग, और वाकई में उनको इतना पागल बनाया जाता है ना, टी सेट इतना टफ है नहीं जितना बना दिया गया है। ठीक है, गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर, मैं बोलना ही बहुत कुछ चाहता हूँ, बट वही है कि नहीं बोलना चाहिए। टीचर का सम्मान करना चाहिए, बट जब टीचर मार्केट बना देना तो बहुत दुख होता है। खैर कोई नहीं, हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ए जनाब 10 दिन में काम करते हैं, वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज।
वी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। पहले भैया इनका निकाल लो टोटल काम कितना है, फिर हम बाकी बात करेंगे। टोटल काम हो गया 30, ठीक है। अब उनकी एफिशिएंसी निकल गई, एफिशिएंसी है इसकी, ये 3 में करेगा, ये 2 में करेगा, इनकी एफिशिएंसी मेरे हाथ में आ गई। अब जो मर्जी पूछ रहा मैं कर दूंगा। वो कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, टोटल एफिशिएंसी कितनी, 5 नीटा, ठीक है, या 5x मान लो, जो मर्जी मान लो, इनकी टोटल एफिशिएंसी है। उस एफिशिएंसी से उन्होंने कितना काम, कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम हुआ जी 25 काम इनका डन हो गया, डन रिपोर्ट आ गई इनकी, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 दिन, ठीक है, 25 दिन का काम तमाम। टोटल वर्क में से 25 दिन का काम हटा दोगे तो कितना आएगा, 5 दिन का काम बचेगा, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनाओ। कहता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाई एम। तो एम जी ने ये जो रिमेनिंग वर्क है वो किया 2 दिन के अंदर, ठीक है, 2 डेज के अंदर, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। दे गेट 9,000 फॉर द होल वर्क। तो इधर लिखता हूँ, टोटल वर्क 30 था और टोटल वर्क के आपको पैसे मिल रहे थे 9,000 रुपये। कोई गलत बात नहीं है भाई, वर्क के हिसाब से तो पैसा मिलता है। आपकी जॉब है, मान लो अभी आप क्या नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, तो 30,000 40,000 आपकी सैलरी है महीने की। अब आप सीनियर मैनेजर हो गए, अब आपका 3 लाख रुपए महीना होगा। बेसिकली हुआ क्या, पोजीशन और वर्क के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो भैया ये वर्क था, टोटल वर्क था 30, ठीक है, और आपको जो कितना पैसा मिल रहा था, 9,000 रुपये मिल रहा था। भाई 30 काम करने के 9,000 रुपये मिले, पर हकीकत में वो दोनों डांगर कितने में करके गए, क्या नाम है, 25 काम करके गए। कितना काम करके गए, 25 काम करके गए, ठीक है। तो उन्होंने हकीकत में कितने रुपए का काम करा वो निकालना है। तो पहले क्या करो, एक एक्स की वैल्यू निकाल लो कि भाई 1x कितना था। 1x आपका हो गया ये 0 0 300, 1x 300 रुपये का, ठीक है। टोटल दोनों ने मिलके काम कितना किया, टोटल दोनों ने मिलके काम किया 25। देख लो यार, यहाँ पे लिखा है 25, वो काम करके गए दोनों। अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे उसकी, एम की। तो दोनों ने टोटल काम कितना किया, 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 7500 रुपये, 7500 ही होता है ना, हाँ 7500 रुपये। तो 7500 रुपये का काम करके गए कौन, आपके ए और बी। इनका सौदा अभी सेट करके दे दो उनको, भैया तुम अपने पैसे पकड़ो, ले भाई ए, तेरा क्या सिस्टम था तू अपना बता दे, और बी तू अपना बता दे, ठीक है। 7500 रुपये जो है वो बटनी है, एफिशिएंसी के हिसाब से बटते हैं। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या, 3:5, 3:2। टोटल एफिशिएंसी होगी 5, यहाँ पे दिख रहा होगा 5 एफिशिएंसी है जो आपकी, वो आपकी दिखा रही है 7500 रुपये का काम, ठीक है। तो एक की हो गई आपकी 1500 रुपये, ठीक है, एक की 1500 रुपये हो गई। मतलब जो ए था, ए की एफिशिएंसी थी 3x, एक्स है 1500, तो 3 हो गया 4500 रुपये। मतलब 4500 रुपये ए को दे दो, उसको कब वही चल निकल, तेरा हो गया। बी ने 2x काम किया था, एक्स की वैल्यू 1500, 2x हो गया 3000। बी को 3000 दो और के भाई जयराम जी की तुम निकल, 7500 का सौदा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका कोई लेना देना नहीं, साइड कर दो, ठीक है, अभी के लिए साइड कर दो। अगर वो पैसा पूछ रहा है ना, तो पैसा कैसे डिवाइड हो रहा है, ए हो गया, बी हो गया। अब टोटल सौदा था हमारा 9,000 रुपये का, 7500 रुपये हमने सेट कर दिए, तो एम भाई को कितना मिला, 1500 रुपये एम भाई को दिए रिमेनिंग वर्क करने के लिए। अब देखो पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन हाउ शुड दे डिवाइड द मनी। ले हो गया डिवाइड। कई बारी ना मैथ छोड़ के ना आप बनिया बन के देखो। मैं कास्ट को नहीं कह रहा, मैं प्रोफेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो क्या नाम है, परचून की दुकान ही होता है, इनको लाला वगैरह बोलते हैं, इसलिए बनिया बोला, अदरवाइज इसमें कोई जातिवाद लाने की जरूरत नहीं है, मेरे को जेल कराने की जरूरत नहीं है। तो एक बारी लाला बन के देखो, लाला का गणित लगाओ। लाला का गणित सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर। क्या ही आईआरएस कर लेगा, ओफेंड हो जाओ भैया आईआरएस वालों, कोई दिक्कत नहीं है, लाला से ऊपर नहीं जा सकते तुम, ठीक है। लाला वाला गणित समझो, तुरंत आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। यह है लाला अप्रोच। कितनी लंबी थी भाई, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी, हटाओ इसको। ये था।
ये आंसर था आपका, समझ लो। कहोगे तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यूँ कहो कि जी सर आपने करा दिया, मनमोहित करा दिया, अब हमें समझ में कुछ आया नहीं, दोबारा समझ लो। वो क्या कह रहा है कि दो बंदे हैं, ए और बी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। मैंने कहा भाई टोटल काम बता, तू बातें मत बना। टोटल काम आ गया 30। ठीक है, अब उनकी एफिशिएंसी निकाल ली। ए की एफिशिएंसी आई 3, बी की एफिशिएंसी आई 2। अब वो कहते हैं जी मैं तो 5 दिन काम करूंगा, 2 दिन मैं नहीं कर रहा, बाकी कर रहा हूँ। 5 दिन काम करूंगा, मेरी अनबन हो गई, 5 दिन काम करके चला जाऊंगा। 5 दिन काम हुई, एफिशिएंसी थी 5n। ठीक है, 5x ले लो, जो मन करे वो ले लो। ठीक है, टोटल आ गई 25। मतलब 25 काम हमारा हो गया, टोटल काम था 30। बचा कितना? 5। वो 5 किसने किया? एम ने। ठीक है, कोई ना पूछ रहा है, इनको साइड कर दो। ए और बी की बात हो रही है भाई। 25 काम कर दिया। अब मैं हूँ लाला हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भैया 30, क्या नाम है, 30 काम करेगा तो मैं 9,000 रुपये दूंगा, ना तो ना दूं। नहीं तो भाई जितना काम होगा उतना पैसा ले, तो तू निकल अपना। उसने बोला भाई 25 काम कर दिया मैंने, 25 के पैसे दे दिए। 30 का पैसा 9,000, एक का पैसा 900, सॉरी 300। एक का पैसा 300 हो गया, 25 का पैसा 7500। भाई 7500 रुपये दिए, तुम निकलो अपना। ठीक है, अब वो 7500 रुपये दे दिए दोनों बंदों को। अब वो दोनों आपस में कैसे बांटेंगे? सीधी सी बात है, एक बोलता है कि भाई मैंने तो 3 काम किया है, तो तुम मेरे को 3 के हिसाब से पैसा देना। दूसरा बोल रहा है मेरे को 2 के हिसाब से पैसा दे। तो टोटल कितना हुआ? 5। ठीक है, 5x में पैसा बटेगा। 5x में पैसा बटा, एक एक्स की वैल्यू आई कितनी? 1500 रुपये। 1501 की वैल्यू आई। ए ने 3x के काम करा था, तो 3 × 1500, 4500 रुपये ए लिया, जेब में डाला, घर चला गया। ठीक है, बी आया, बाकी जो पैसा था 3,000 रुपये, वो बी ने अपनी जेब में डाला, और वो जयराम जी की। 9,000 रुपये का टोटल सौदा था। 7500 आपने बांट दिए, बचे कितने? 1500। 1500 रुपये ही हमने देने, खत्म हो गई बात यार। ये भी नहीं उठाया, ये पेन भी नहीं उठाया, नहीं उठाया पेन। लाला बुद्धि लगाओ, आंसर निकाल दो। हर जगह पे कॉमन सेंस यूज करो यार, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। पिछले क्वेश्चन को भी कॉमन सेंस ही करा है, इसको भी कॉमन सेंस ही करा है। हर जगह फॉर्मूला मत ढूंढो, हर जगह पे अपने आप को ना इतना निर्बल मत बनाओ यार, डिपेंडेंट मत बनाओ। समझो बात को। चलो छोड़ो इसको, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिलॉक्स। बच्चों का फेवरेट टॉपिक सिलॉक्स। सुपर इजी होता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, कुछ ज़्यादा टाइप भी नहीं होती। प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को आ भी जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आता भी होगा, मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आता है, बहुत फेवरेट टॉपिक है सबका। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन से। सिलॉग्स होता क्या है? एन इंस्टांस ऑफ अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन और अज्यूम प्रपोजिशंस। मतलब आपके पास दो स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी, ठीक है, उनको समझ के, उनको जोड़ के, उनके हिसाब से आपको कंक्लूजन देना होता है। ठीक है, कुछ इसके पीछे छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, जरा उनको देख लेते हैं। देखो, दिख रहा? ठीक है, एक स्टेटमेंट आती है जिसमें कहता है कि भाई ऑल बी आर सी, इस टाइप से कुछ कहता है, आर सी। इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए जो बी है आपका, सभी बी सी होंगे। ठीक है, एक सिचुएशन ये होती है, ऑल बी आर सी। ठीक है, उसके बाद अगले में चलो, एक आती है आपकी नो बी आर सी। मान लो जो बी हैं सारे के सारे, वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपके नोट्स के लिए काम आ जाए। वैसे आपको पता है, मुझे मालूम है बात। ठीक है, अच्छा जगह नहीं है, कोई नहीं। सम बी आर सी। ठीक है जी, कुछ बी जो हैं वो सी हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमें सिलॉक्स के अंदर ये कोशिश करनी है कि स्टेटमेंट को हमें गलत साबित करना। अब आप ये कैसे उल्टी बात सिखा रहे हो सर? मिनिमम अप्रोच रखनी, मिनिमम, जितना कहा जाए उतनी बात।
जैसे उसने कहा कि सम बी आर सी, एक केस ऐसे बनता है सम बी आर सी, इसमें क्या आपने मैक्सिमम पार्ट ले लिया, ठीक है, 3 या 4 एलिमेंट होंगे तो मैक्सिमम आप चीजें कवर कर दोगे। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम ये चीज समझेंगे। एक तरीका होता है मिनिमम अप्रोच, ये बी है, बिल्कुल इसका टच होते निकाल के आप चले गए। वाह कहोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा भाई, पड़ेगा, समझो बात को, पड़ेगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमेशा मिनिमम अप्रोच, ठीक है, बिल्कुल टच करके बाहर आ जाओ। उसने कहा सम बी आर सी, इससे क्या है, मान लो यहाँ पे ए भी होता तो आपने ए नहीं कवर किया, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे ए होता तो आपका ए से टच नहीं हुआ। अब मान के चलो आपने यहाँ पे ए ले रखा है और ऐसे आपने कर दिया सी, आपने गलत नहीं बनाया सम बी आर सी, पर इस केस में क्या हो गया, सम ए आर ऑल्सो सी, ए को भी आपने इंक्लूड कर लिया जो कि वो इंक्लूड था ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, समझो बात को, आपको मिनिमम अप्रोच बिल्कुल, जितना रहा है सम बी आर सी बिल्कुल छू के निकल जाओ जी, और कहीं टच नहीं होना चाहिए, किसी के साथ टच नहीं होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात आ गई। अब वो कहता है, एक यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू में, सम बी, नहीं दिख रहा, सम बी आर नॉट सी, ये भी तो बोल सकता है, कुछ भी सी नहीं है। अब इस केस में क्या होता है आपको कोशिश करनी है दोनों को अलग अलग बनाने की, ठीक है, पर जैसे हमने इसमें केस बनाया था ना, यूं निशान लगा के फिर कांटा मार दिया, और हमें इसमें ऐसे एक रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि कुछ भी जो हैं वो सी नहीं है, बट कितने बी सी हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको ऐसे करेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता, कुछ तो कनेक्शन हो सकता है, इसलिए मैं इसको पूरा डिक्लाइन नहीं कर रहा। इसलिए हम ऐसा करते हैं, दोनों को दो सर्कल बनाएं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना पार्ट सी का बी है, तो इन दोनों को लिखा और एक कनेक्शन बता दिया, हाँ भैया इन दोनों में कनेक्शन है, ठीक है। जब नो बी और सी था उसमें हमने क्या करा था, दोनों को दूर दूर बनाया और उसमें काटा मार दिया, इन दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है, पर इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी सी हो सकता है, समझ रहे हो बात को, दोनों में फर्क है, समझ गए। ये सारी रिप्रेजेंटेशन आपको बतानी बहुत जरूरी थी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस को, और बहुत मजा आएगा, फिर अच्छे सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे टाइप के करेंगे, आपका पेट भर जाएगा सिलॉक्स में, कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इस टॉपिक के लिए मैंने अपने आप को छोटा करके साइड में लगा दिया क्योंकि जगह चाहिए होता है, देखो यार डायग्राम बहुत बनने वाले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी, नो कॉपी इज बुक, जो बोलता है वो चुपचाप लगा दो, अपना दिमाग नहीं लगाना। देखो यार, इस बात का बहुत ध्यान रखना, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अब कहोगे कैसी बातें करते हो, अभी आप तो कह रहे थे अपना दिमाग लगाओ, सिलॉग्स में अपना दिमाग मत लगाना, लॉजिक मत लगाना, जो बोला जाए वो ही करना है, वो ही करना है, जो बोला जाए वो ही करना है, अपना दिमाग मत लगाओ, या तो ये तो हो सकता है नहीं, जो चीज है उसको बात करो, जो हो सकता है छोड़ दो उसको, जो चीज आपको दिख रही है, प्रमाणित हो रही है, उसी को आंसर लगाना है आपको, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बोला है वो लिख दो सिलॉक्स के अंदर। बच्चे गलत तब करते हैं जब आप अपना दिमाग लगाते हो, अरे ये भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी दे रखा है अगर क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तब तो लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ। अब देखो, नो पेन इज कॉपी और नो कॉपी इज बुक, ठीक है, ये दोनों बात से ये स्टेटमेंट बनती है। अब एक बार कंक्लूजन को भूल जाओ, कुछ बातें करते हैं। देखो, क्या मुझे पेन और बुक के बीच का रिलेशन पता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है तभी पेन बुक हो, ठीक है, और ना ही पेन कॉपी हो, ना ही बुक कॉपी हो, केस वन, ठीक है। केस टू पे आओ, कुछ पेन आपके बुक्स हो सकते हैं और दोनों ही आपके कॉपी नहीं होंगे,
कॉपी नहीं हुए। 2 केस हो गए, ठीक है। केस 3, केस 3 में ये हो सकता है कि भैया पेन और बुक में कुछ रिलेशन हो सकता है, ठीक है, बट कॉपी से कोई लेना देना नहीं। 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। जो मैं बात कह रहा था आपको कि आपको जो कहा जाए उतना ही लिखना है, वो इस वजह से कह रहा था। 3 केस बना दिए मैंने आपकी सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट, ठीक है। उस हिसाब से आप अगर आप हर चीज मानने लग जाओगे तो सारे ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी इसमें जो बात कही गई है सिर्फ उस पे ही काम करना है, अपना आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लगाना है। समझ गए बात? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है? नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक। क्या मेरे पास कोई डायरेक्ट लिंक है? जी नहीं। क्या मुझे पता है? हो सकता है नहीं हो सकता है हो। जहां कहानी आ जाए हो सकता है। अगर ऑप्शन में लिखा होता पॉसिबिलिटी तो हम मार देते हैं हाँ भाई पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कॉन्क्रीट बात कर रहा है, कॉन्क्रीट बात। क्या मैं इसको साबित कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला आप कर दो प्लस, मैं इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। अगला आ जाओ। नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन। कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, दोनों बातें एक ही हैं, आगे पीछे कर दी, ठीक है जी। अब इन जनाब को जरा साइड कर दो। ऑल पेन आर बुक्स, ऑल पेन आर बुक्स, देखो यहाँ पे मैंने बनाया था ऑल पेन आर बुक्स, केस 1। हो सकता है, हो सकता है को नहीं लेना है आपको भैया, नहीं लेना है, कंक्रीट बात करो। नहीं, ऑल बुक आर पेन, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या है? नहीं। तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा? नन ऑफ द वो। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन देखो। पिछले क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी। पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन लो अब, और क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना क्या कह रहा हूँ। और मैंने जो कहा था ना कि जितना कहा जाए उतना ही करना है, उसी हिसाब से बनाना। देखो क्या कहता है। ऑल ब्लेड्स आर शार्प, सारे ब्लेड आपके शार्प। ओके, वेरी गुड। सम ब्लेड्स आर ब्लंट, सम ब्लेड्स आर ब्लंट। बिल्कुल छू के निकलो, बिल्कुल छू के निकलो, बिल्कुल छू के निकलो। और छोटा कर सकते हो, और छोटा कर लो। इसको मैं बड़ा करके इसमें लिख देता हूँ ब्लंट। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बीटी लिख देना बस, ब्लंट, ठीक है। बिल्कुल छोटा, क्यों? जिससे वो आगे टच ना करे किसी और सिचुएशन को। अब आप ऐसे भी बना सकते हो, सम ब्लंट, ऐसे लिख दोगे ब्लंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर ये आगे आने वाली चीजों को खराब कर, उतना ही जितना लिखा है ना उतना ही लो। ये पॉसिबल है, बट आगे की सिचुएशन खराब कर सकता है, तो उतना ही लिखो। ऐसे भी लिख सकते हो, क्या नाम है, तुम जैसे लगा के चल लो, ब्लंट क्या था, सम ब्लेड्स आर ब्लंट, और हाँ सम, यहाँ पे ब्लंट लिख दो। ये देखो ऐसे भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो, बट मिनिमम अप्रोच रखनी है आपको, मिनिमम, बिल्कुल बारीक टच करके अपना साइड हो जाओ, ठीक है। चलो, नो ब्लंट इज शॉर्ट, उसने कहा है नो ब्लंट इज शॉर्ट, कोई रिश्ता नहीं है, सीधा बाहर ले जाओ भैया, कोई रिश्ता नहीं ना तेरा इससे, बाहर ले जाए इसको, शॉर्ट। अब हो सकता है कि ये यहीं पे हो, शॉर्ट, है ना, हो सकता है शॉर्ट इसमें हो, ठीक है, बट ये आपस में कनेक्ट ना हो रहे हो, देख लो, हो सकता है ना। तो आपको जितना कहा जाए ना हमेशा उतना बनाओ, ठीक है। मेरे को स्वॉर्ड की पोजीशन ना इधर पता, ना इधर पता, ना किधर पता, तो मैंने भैया उसको बाहर रख दिया। आगे कुछ बातचीत होगी उस हिसाब से हम देख लेंगे। चलो अब आगे देखो कंक्लूजन में क्या कहता है।
all swords being blade is possibility. All swords being blade, swords being blade is a possibility, बिल्कुल हो सकता है। और ये आपस में टच भी नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं इसको गोला बना देता हूँ, नहीं कर रहे टच, कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने क्या कहा, अगर पॉसिबिलिटी लगी हुई है, या मे बोल रहा है वो, माइट भी बोल रहा है, ऐसी कोई बात क्या है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी आपको दिखती है, और हाँ वो बना भी रहे हो, और वो सारी सिचुएशंस आपकी कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसको लगा दो टिक। अगला देखो, एट लीस्ट सम ब्लेड्स, ये मे होगा, मे बी तो एट लीस्ट, मरे से मरे हाल में, सम ब्लेड मे बी स्वॉर्ड, अगर, अगर ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर इसमें मे भी नहीं होता, ये नहीं होता, अगर मे बी नहीं होता और स्टेटमेंट होती एटलीस्ट सम ब्लेड आर सोर्स, तो ये आपका ऑप्शन गलत होता है। क्योंकि, क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात हो, क्योंकि वो आपको कंपेल कर रहा है कि एटलीस्ट आपके जो कुछ ब्लेड है ना, वो तोड़ होने ही चाहिए, एटलीस्ट। और जैसे उसने एटलीस्ट बोल के ना बंदूक अंदर रख ली, एटलीस्ट सम ब्लेड्स मे बी, मे बी, माइट बी, पॉसिबिलिटी, हो सकता है एटलीस्ट कुछ होंगे यार, मुझे क्या पता, समझ रहे हो बात को। एटलीस्ट, एटलीस्ट सम ब्लेड्स मे बी सो, एटलीस्ट सम ब्लेड मे बी सो, देखो इस केस के अंदर ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, हर पॉसिबिलिटी का, जैसे देखो ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन था, हर ऑप्शन का अपना इंडिविजुअल, आपका अपने लेवल पर उसका ऑप्शन हो सकता है। मतलब जैसे मान लो पहले वाले में सिचुएशन ये थी, सोल्व हो गई, इसको हटा दो, बात खत्म हो गई, क्योंकि ओरिजिनल आपका ये वाला था टोटल जो आपने बनाया था। सेकंड वाले में आपको फ्रेश बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एट लीस्ट सम ब्लेड्स मे बी सॉर्ड, एट लीस्ट सम ब्लेड मे बी, मे बी, मे बी सॉर्ड, एट लीस्ट सम सॉर्ड मे बी, एटलीस्ट सम ब्लेड मे बी सॉर्ड। ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल आपकी सिचुएशन सोल्व हो रही, ठीक है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अगर यहाँ पे मे बी नहीं होता तो आपका गलत हो जाता, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगला देखते हैं हम। आज तो कैमरा सेटिंग करने में ही लग जाएगा, मेरे को लग रहा है टाइम। अब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ गई, वो उस साइड पे कैमरा छोटा पड़ रहा है। खैर छोड़ो। आ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, हकीकत में आपके बहुत दिमाग खोल देगा, एकदम सेट हो जाएगा। क्वेश्चन एक से एक लेके आया हूँ मैं, चिंता मत लो। ये मत सोचो कि छोटा सेशन है तो सिलॉग सब कवर हो जाएगा, चिंता मत लो बिल्कुल भी। बट जितना कहा जाए ना उतना करो। देखो, ऑल फ्लावर्स आर वाइट, सभी फूल सफेद है, ठीक है जी। सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल, बिल्कुल टच करके ब्यूटीफुल को BFL लिख देता हूँ, ब्यूटीफुल, ठीक है। दोनों बातें हो गई। अब पेन कर दो नीला, और अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या कहता है। ऑल फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, उसने बोला पॉसिबिलिटी, ठीक है, देख लेते हैं। ऑल फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल, ऑल फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, ऑल फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, वाइट इधर आ जाएगा मान लो, हो सकता है। अब एक बारी जो है आपने कंडीशन अज्यूम करी है, अज्यूम, इसको अब चेक करो इन दोनों में डाल के, क्या अब ये कंक्रीट ये होनी ही चाहिए, अगर फुलफिल कर रही है तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है, नहीं तो। ऑल फ्लावर आर वाइट, इस केस में देखो, ऑल फ्लावर आर वाइट, बिल्कुल सही, पहली होगी हमारी साबित। सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल, सम वाइट्स, कुछ वाइट ब्यूटीफुल है, बिल्कुल, देख लो आपके सामने है दोनों। तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये एब्सोल्युटली राइट है कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने कंक्लूजन बनाया, ये अजम्पशन जो बनाई है ना, वो सिर्फ इसके लिए है। अब आप इसके लिए भी इसको नहीं लगाओगे, ठीक है। इस केस के लिए इसको नहीं यूज करोगे। अब मैं ब्लैक पेन ले रहा हूँ इसके लिए, इधर लेंगे इसको, देखते हैं क्या कहता है। एट लीस्ट
सम वाइट मे नॉट, एटलीस्ट पहले ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। उस नेगेटिव वर्ड में एक और नेगेटिव डाल दिया आपने। जब दो नेगेटिव वर्ड जुड़ जाते हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। नहीं आया समझ? देखो, किसी भी एक सेंटेंस के अंदर आपका एक ही नेगेटिव हो सकता है, इंग्लिश का नियम है, ठीक है। आपने दो नेगेटिव जोड़ दिए उसमें, दो नेगेटिव जोड़ने का मतलब हो गया वो कैंसिल आउट हो गए दोनों के दोनों वर्ड। अब ये स्टेटमेंट बन गए, सम वाइट्स मे बी फ्लावर्स। देख लो, सम वाइट्स मे बी फ्लावर, बिल्कुल है, ठीक है। दोनों अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर दोनों बातें नेगेटिव हैं तो वो अपने आप को कैंसिल आउट कर देती है और वो एक पॉजिटिव सेंटेंस बन जाती है, ठीक है। इतनी बात को याद रखना। दो नेगेटिव कैसे? एटलीस्ट नेगेटिव वर्ड है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारी स्टेटमेंट बन गया सम वाइट मे बी फ्लावर्स। और ये बात तो पक्की है, सम वाइट जो है हमारे वो फ्लावर्स हैं, तो ये सिचुएशन आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? सम बुक्स आर पेन, सम रेड पेन का है, सम बुक्स आर पेन, छू के निकल जाओ बस पेन्स। ऑल पेन्स आर चेयर, ऑल पेन्स, बिल्कुल छू के निकल जाओ। ऑल पेन्स आर चेयर, सम चेयर आर टेबल, सम चेयर आर टेबल, छू के निकल जाओ बस, ठीक है। जो उसने बोला वो हमने लिख दिया, ठीक है, सिर्फ टच करते करते निकले। चलो, सम बुक्स आर चेयर, सम बुक्स आर चेयर, देखो रेड ब्लू पेन, सम बुक्स आर चेयर, यहाँ पे देख रहे हो आप ओवरलैप हो रहा है, ये शो कर रहा है कि कुछ बुक्स जो हैं वो चेयर हैं। सम चेयर आर बुक्स, सम चेयर आर बुक्स, इसी की बात को उल्टा लिख दिया इसने, बिल्कुल ये भी सही है। ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर, नहीं, देखो अगर यहाँ पे सम लिखा होता तब तो हो जाता सम, ऑल लिखा है, ऑल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टेबल आएंगी, ठीक है, और तब आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। बट टेबल दे रखी है सम, मतलब थोड़ी सी टेबल अटैच है, बाकी की हम गारंटी नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगा गलत। सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो थोड़ा सा पार्ट है ना कनेक्टेड, तो आपका जो रॉन्ग है स्टेटमेंट वो है सी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप के अंदर सारे के सारे ऑल वाले आ जाएंगे, ठीक है। इसको देखो, ऑल कार आर चीप, ऑल जीप आर बस, ऑल buses आर ट्रक, ठीक है। ये सिचुएशन है हमारी। ऑल ट्रक, ऑल ट्रक आर बसेस, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सारे ट्रक हैं वो बसेस हैं। ये तो टोटल गलत है हमारा, क्योंकि सारी बसेस जो हैं वो ट्रक में है, जो बसेस हैं वो ट्रक के सर्कल के अंदर है, ना कि उल्टा। तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। रीजन देख लो, ये देखो, इधर देखो और इधर देखो, इधर देखो और इधर देखो, बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। चलो आगे देखो, ऑल बसेस, इसको भी साफ करूं क्या? एक मिनट रुको यार, बस एक मिनट होल्ड करो, ठीक है। इसको लिख रहने दो, ये पहले की वजह इस वजह से गलत थी, ठीक है। ऑल बसेस आर जीप, ऑल बसेस आर जीप, ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान देना इस चीज पे, दोबारा से वही चीज समझा रहा हूँ। ऑल बसेस आर जीप, फिर दोबारा से देख लो, सेम ही चीज है। देखो बसेस के अंदर जीप है, ना कि जीप के अंदर बसेस, इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया, बसेस को अंदर कर दिया, जीप को बाहर कर दिया। क्वेश्चन के हिसाब से सभी जो जीप हैं वो बसेस हैं, ठीक है। और
आपके कंक्लूजन में पूछ रहा है कि सारी बसें जीप हैं, नहीं, बट सारी जीप बसेस हैं, सारी जीप बसेस हैं, ठीक है, उल्टा नहीं है, और उल्टा पूछे तो आपको कांटा लगेगा, कांटा लाल से मारेंगे, ठीक है। अरे यार मान जा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलो अब तीसरे पे आ जाओ, पेन चेंज कर लेता हूँ नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऑल जीप आर कार। अब तो आप समझ गए होंगे ये भी गलत है, क्योंकि एक मिनट भाई जरा साइड हुई हो। हाँ देखो, फिर दोबारा से वही सिचुएशन आ गई कि आपकी बिल्कुल उल्टी स्थिति है, कार अंदर है जीप बाहर है, आपने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, कांटा मार दो दोनों पे। चलो जी, ब्लैक ही ले लेते हैं और इसको इधर से करते हैं, अरे यार, ठीक है। ऑल कार्स आर ट्रक, ऑल कार्स आर ट्रक। अब देखो, कार सबसे छोटी यूनिट है और सबसे अंदर है, देखो ये अंदर है, ट्रक सबसे बड़ी यूनिट है, बाहर है, तो ये करेक्ट, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ध्यान से देख लो, कार अंदर है दोनों केस में, ट्रक बाहर है दोनों केस में, परफेक्ट, डन, डी इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलो, मतलब पैटर्न आपका मैच होना चाहिए, ठीक है, जो बात कही गई है वही कंक्लूजन के अंदर होगी तो सही होगी, अदरवाइज उसको काटा मार देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इसमें कह रहा है सम ट्रीज आर फ्लावर्स, ठीक है, सम फ्लावर्स आर पेंसिल, सम पेंसिल आर टेबल। देखो, मैंने बिल्कुल अलग अलग रखा सबको, मैं चाहता तो ऐसे भी बना सकता था टेबल, उससे क्या सब में कनेक्ट हो जाता, नहीं, जितनी बात कही गई है उतने पे जाओ, इससे ज्यादा पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। टेबल, ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब देखो, सम टेबल आर फ्लावर्स, सम टेबल आर फ्लावर्स, क्या डायरेक्ट कोई कनेक्शन आपको बताया गया है इन दोनों के बीच में? नहीं, काटा मार दो। सम पेंसिल आर ट्रीज, क्या आपको डायरेक्ट कोई बताया गया है संबंध? नहीं, कांटा मार दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सम टेबल्स आर ट्री, सम टेबल्स आर ट्री, क्या आपको इन दोनों के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, काटा मार दो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सम ट्रीज आर पेंसिल, सम ट्रीज आर पेंसिल, क्या इन दोनों के बीच में कोई आपका संदर्भ है, कोई कनेक्शन है? नहीं, तो काटा मार दो, मतलब नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो, इसमें एक नया लेवल और सीखेंगे हम, जिसमें आइदर और वाला कॉन्सेप्ट आता है। मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं क्योंकि एक स्पेस का इश्यू ज्यादा है और दूसरा मेरे को समझाना है वो आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। ऑल रोड्स आर ब्रिक, ऑल रोड्स आर ब्रिक, ठीक है जी, सम ब्रिक आर रोड्स, बिल्कुल छू के निकल जाओ, रोड, ऑल रोड्स आर डोर, बिल्कुल टच करके निकलो, बिल्कुल टच करके, ठीक है, ये हो गया डोर, यहाँ लिखता हूँ डोर, ठीक है जी। पेन चेंज। अब देखो, सम रोड्स आर डोर, सम रोड्स आर डोर, क्या ये हैं हकीकत में आपस में कनेक्ट हैं? नहीं, नहीं, ठीक है जी। सम डोर्स आर ब्रिक, सम डोर्स आर ब्रिक, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान देना थोड़ा, सम डोर, अरे भैया, सम डोर्स आर ब्रिक, ये ब्रिक का है गोला, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, इतना पार्ट कॉमन है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सत्य वचन, ठीक है। आगे चलो, अब वो कहता है सम रोड्स आर नॉट डोर, एक मिनट, थोड़ा गौर करना, गौर करो, गौर करो, गौर करो। सम रोड्स, सम रोड्स आर आर नॉट डोर्स, उसने हकीकत में क्या बात बोली है? थोड़ा सा इन दोनों पे ध्यान दो। एक स्टेटमेंट में बोल रहा है सम रोड्स आर डोर, एक स्टेटमेंट बोल रहा है सम रोड्स आर नॉट डोर, ठीक है। इस केस के अंदर
आपका आइदर और की सिचुएशन बनती है। या तो भैया आपका होगा सम, अगर ये कंक्रीट सिचुएशन है, अगर ये कंक्रीट सिचुएशन है तो मतलब ये नहीं होगी, और अगर ये कंक्रीट सिचुएशन है तो ये नहीं होगी। तो इस केस के अंदर हम लगाते हैं आइदर और ओ, और ये दोनों स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए बस, देखो सेम होनी चाहिए बस, और एक चीज से अलग होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इस केस में आप लगाते क्या हो, आइदर और। अब जो आपका आंसर बनेगा, आप लिखोगे आइदर 1 और 3 एंड 2 इज करेक्ट। इस केस में आपने क्या किया, या तो पहला या तो तीसरा, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन बनेगी, और दूसरा तो हमारा ठीक है ही। ठीक है, अब जरा चौथे को देख लेते हैं। ऑल डोर्स आर रोप, ऑल डोर्स आर रोप, ये तो उल्टी बात कर दी, देखो इसने कह दिया ऑल डोर्स आर रोप, ये तो उल्टी बात कर दी, ये तो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सीखा था, तो ये गलत हो गया। तो आइदर और का कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दोनों बात बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बस एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, एक कंक्रीट होनी चाहिए, और अगर एक कंक्रीट होगी तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, और दूसरी अगर कंक्रीट होगी तो पहली वाली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और वो जो भी आप ये डायग्राम बनाते हो उसके अंदर वो दोनों केस को फॉलो कर सकें, ऐसा होना चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी हो। ये नहीं कि मान के चलो वो कह रहा है सम रोड्स आर डोर, अगर ऐसा होता ना कि अगर हमारा पहले ही ऐसे बना रखा सम रोड्स आर डोर, ये क्या है, ये पक्की खबर है, मतलब ये फैक्ट है। ठीक है, अब ये इसको आप फिर आइदर और नहीं बनाओगे, ये तो सही हो ही गया, तो फिर इस केस में अलग हो, ये कैंसिल हो ही जाता। ठीक है, बट जब दोनों के बाद बीच में रिलेशन हमें पता ही नहीं, इसके और इसके बीच में रिलेशन हमें पता ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है। जब पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है तो आइदर और केस लगने शुरू हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का थोड़ा एडवांस वर्जन। ठीक है, देखो और सीखो। अब लेवल बढ़ रहा है ना, टफ हो रहे हैं। देखो, सम पिंस आर निडल, सम पिंस आर निडल, बिल्कुल छू के निकल जाओ, नीडल्स। सम थ्रेड आर नीडल्स, थ्रेड आर नीडल्स। ऑल नीडल्स आर नील, ऑल नीडल्स आर नील। देखो बिल्कुल छू के निकलना, बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा जगह नहीं लेनी। ऑल नीडल्स आर नील। ठीक है, ऑल नेल्स आर हैमर, बिल्कुल छू के निकलना, ज्यादा फालतू जगह नहीं लेना, हैमर। तो ये एक शानदार आपका डायग्राम बन गया, सारी बात हो गई। अच्छा, अब कंक्लूजन पे आते हैं। नीला पेन लिया, सम पेन्स आर हैमर, सम पेन आर हैमर। ये देखो, ये बात तो फैक्ट है, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इस रीजन को देखो, कहाँ गया हमारा हाइलाइटर, इस रीजन को देखो, सम पेन्स आर हैमर। ठीक है, ये रीजन आपका कनेक्ट है। तो पहली वाली बात तो बिल्कुल सत्यवचन हो गई, इसको कोई जुटला नहीं सकता। तो इसको लगा दो टिक, कहाँ गया भैया, ये रहा, टिक लगा दो इसको। चलो, सम थ्रेड्स आर नील्स, सम थ्रेड मतलब ये वाला जो थ्रेड वाला पार्ट है, आर नील्स, देखो ये भी सत्यवचन है, ध्यान देना। सम थ्रेड्स आर नील्स, ये देखो दिख रहा है पार्ट। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आपका कॉमन है, तो ये वाली बात आपकी ठीक हो गई। चलो आगे चलो। सम पिंस आर थ्रेड, सम पिंस आर थ्रेड, क्या ये बात डायरेक्ट कनेक्टेड है? ध्यान से देखना, ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर टू एक्सप्रेशन है तो छोड़ दो। क्या ये आपस में कनेक्टेड है? नहीं। अब पर इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, हो सकता है कनेक्ट हो। देखो, हो सकता है थ्रेड ऐसे बना हुआ हो, ठीक है, हो सकता है थ्रेड बिल्कुल ही कनेक्ट ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है जो आपका क्या नाम है, आइदर और के केस में घुस सकती है। तो इसको अभी के लिए छोड़ो, अगला देखो। नो पिंस आर थ्रेड, देखो सम पिंस आर थ्रेड और नो पिंस आर थ्रेड, या तो कुछ हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं होगी। आ गया इधर और का केस, या तो कुछ होंगी
मतलब पॉसिबिलिटी है, या तो बिल्कुल ही नहीं हुई। ठीक है, इस दोनों केस के अंदर पॉसिबिलिटी आपकी वैलिड है। देखो, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ हो, देखो ऐसे ऐसा वाला सिचुएशन हो, और हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो, दूर दूर ही हो। तो दोनों बातें आपकी हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा आपका आइदर 3 और 4, और इसका आंसर होगा ओनली 1 and 2 and आइदर 3 और 4। अच्छा, 3 ऐसे नहीं, 3 और 4 फॉलोज। समझे? कैसा लगा क्वेश्चन? आया मजा? चलो आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर 2x पे सुन रहे हो तो आप थोड़ा कम कर लो। ऑल वायर्स आर स्विचेस, ऑल वायर्स आर स्विचेस। अच्छी बात है सर। नो स्विचेस इज प्लग, कोई स्विच प्लग नहीं होगा। स्विच और प्लग की लड़ाई है आपस में। ऑल प्लग्स आर चार्जर, ऑल प्लग्स आर चार्जर। एक बात देख लो कि जी आपका जो स्विच है ना, स्विच की लड़ाई आपके प्लग के साथ है, पर स्विच की लड़ाई आपके चार्जर के साथ नहीं है। मतलब इधर देखो, अगर मैं ये कह दूं कि ऐसी कोई सिचुएशन बन रही होती, ठीक है, और ऐसा कुछ हो रहा होता, चार्जर और ये प्लग, ठीक है, तो स्विचेस की लड़ाई प्लग से हो सकती है, पर स्विचेस की लड़ाई चार्जर के साथ नहीं है। ठीक है, अब देखो, नो वायर इज चार्जर, नो वायर इज चार्जर, नो वायर इज चार्जर। देखो, कैसे कह सकते हो आप? अगले केस के अंदर ये हो सकता है, ये वायर है, ये स्विच है, और ये आपका चार्जर है, और ये आपका प्लग है। ठीक है, तो वायर और चार्जर में तो कनेक्शन बन गया। तो आप कंक्रीट कैसे बोल सकते हो कि भैया देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन वायर और चार्जर? देखो, देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ कनेक्शन। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सीधा उस पर कांटा मार दो। ठीक है ना मजेदार? अगला देखो, सम चार्जर आर डेफिनेटली नॉट स्विच। अब इसको तुरंत भूल जाओ, क्योंकि ये पहली वाले की बातचीत थी। अरे यार, ये मिटाना नहीं था मेरे को। आप लोग इधर लिख देता हूँ, ब्लैक यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम सम चार्जर्स आर डेफिनेटली नॉट स्विच, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं। सम चार्जर्स आर डेफिनेटली नॉट स्विच, ये भी बात आपकी। सम चार्जर्स आर डेफिनेटली नॉट स्विचेस। हाँ, तो ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? देखो, स्विचेस की लड़ाई प्लग के साथ है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, जैसे यहाँ पे वायर डाल दिया आपने और यहाँ पे स्विच डाल दिया आपने, ठीक है, और आप यहाँ पे चार्जर से कनेक्ट करते हो, चार्जर यहाँ पे लगाते हो और यहाँ पे प्लग लगा देते हो, तो ऑब्वियस ये बात है कि कुछ चार्जर जो हैं आपके, वो आपके स्विचेस हो सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, प्लग की वजह से सारे तो नहीं हो सकते। ठीक है, इस वजह से ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ ही हो सकते हैं। आप सारे चार्जर को स्विचेस नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भैया प्लग के साथ स्विच की लड़ाई। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन ने तुम्हारा दिमाग खराब किया होगा, थोड़ा तुम्हारा दिमाग ठीक करते हैं। हल्का क्वेश्चन, सम वॉर्स आर बैटल, आर बैटल। अच्छा जी, ऑल फाइट्स आर वॉर, ऑल फाइट आर वॉर्स। ठीक है, अब क्या कहता है? ऑल फाइट्स बीइंग बैटल, ऑल फाइट्स बीइंग बैटल इज अ पॉसिबिलिटी। देख लेते हैं। देखो, अभी हमारे पास ये सिचुएशन है कि जो सारी फाइट्स हैं वो हमारी
वॉर में, ठीक है। और स्टेटमेंट के अंदर ये बोला गया है हमें सम वॉर्स आर बैटल, तो बैटल देखो पूरे का पूरा आ गया। तो पॉसिबिलिटी के नाम पे तो आप बना सकते हो, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो उसके बाद कहता है नो फाइट इज बैटल, नो फाइट इज बैटल। देखो कोई कंक्रीट कर रहा हूँ, कोई कंक्रीट स्टेटमेंट नहीं है हमारी इससे कनेक्टेड, नहीं है, हकीकत में नहीं है। तो ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी। उसने बोला था सिर्फ कंक्रीट ये स्टेटमेंट है कि सम वॉर्स आर बेटर, ठीक है। उसने ये बोला है कि ऑल फाइट्स आर वॉर्स, पर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें नहीं पता। जब नहीं पता तो आप बिल्कुल ये कहना स्टेटमेंट दे देना, कंक्रीट स्टेटमेंट दे देना कि नो फाइट इज बेटर, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए कह रहा हूँ, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करवाया है, इसका बनाऊं या रहने दो यार, क्या करूं, बनाऊं कि नहीं, बनाऊं कि नहीं, बनाऊं कि नहीं। बस ये बता देता हूँ, ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है स्टेटमेंट। आप करो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, और सेम है इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा, ठीक है। सम शूज आर हैंडकरचीफ्स, सम शूज आर हैंडकरचीफ, हैंड ऐसे लिख देता हूँ बस, हैंडकरचीफ। सम हैंडकरचीफ्स आर कैलकुलेटर, सम कैलकुलेटर, ऑल कैलकुलेटर्स आर पेपर, ऑल कैलकुलेटर्स आर पेपर, ठीक है। नो कैलकुलेटर इज शू, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कैलकुलेटर और उसमें, इधर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि यहाँ पे क्या नाम है, देखो एक और बनाता हूँ रेड पेन का शूज, ठीक है। ये हो गया आपका हैंडकरचिप, और सम हैंडकरचिप आर, क्या नाम है, पेपर था, ऐसे ले लो, पेपर। और क्या कह रहा था, ऑल कैलकुलेटर्स आर पेपर, ऑल कैलकुलेटर्स आर पेपर। ये सिचुएशन बन सकती है, आपके सामने बनाई, ठीक है। तो हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नो डायरेक्ट रिलेशन। तो जब नहीं है तो काटा मार दो, अगर पता है, अगर आपके पास पक्की खबर है तो आप उसको टिक लगा दो, नहीं तो काटा मार दो भाई, कोई नहीं है सिचुएशन। उसके बाद आओ, नो शू इज पेपर, नो शू इज पेपर। इस केस में भी मेरे पास कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, देख लो, पर हो सकता है, काटा मार दो, ठीक है। चलो अगले पे देखते हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क ही दूंगा, ठीक है। होमवर्क दूं नहीं यार, करा देता हूँ, चलो करा देता हूँ, तुम परेशान हो जाओगे। ऑल जेब्रा आर काउ, ऑल कैमल्स आर काउस। पिछला वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया वो भी ऐसे ही होगा यार, इतना भी बता दिया। होमवर्क कर लिया करो भाई, छोड़ा मत करो। ऑल ऑल कैमल्स आर काउ कह रहा है ना, ऑल कैमल्स, कैमल्स आर काउ, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑल टाइगर्स आर जीब्रा, ऑल टाइगर्स आर जीब्रा, ऐसा कुछ बनेगा। ऑल जीब्रा आर काउस, ऑल जीब्रा आर काउस, ऑल कैमल्स आर काउस, ऑल कैमल्स आर काउस, ऑल टाइगर्स आर जीब्रा, ऑल टाइगर्स आर जीब्रा, बिल्कुल ठीक। ऑल टाइगर आर काउस, कंक्लूजन में देखो, ऑल टाइगर्स आर काउ, देखो काउ के अंदर जीब्रा, जीब्रा के अंदर आपका टाइगर, तो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई, ठीक है। देखो काउ के अंदर जीब्रा और जीब्रा के अंदर टाइगर, तो बात आपकी बिल्कुल सही हो गई। अगला देखो, ऑल कैमल्स बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कैमल्स बीइंग अ टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकती है। देखो अभी तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, पर पॉसिबिलिटी के नाम पे आप देखो, ये टाइगर था, टाइगर जो है वो जीब्रा में, ठीक है। और जो कैमल है वो काउस के अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कैमल्स की, और इन सब की माता जो है वो हमारी काउ है। तो
पॉसिबिलिटी के नाम पे तो बन रहा है वो, देखो सिचुएशन, ठीक है। ऑल कैमल्स, ऑल कैमल्स बीइंग अ टाइगर, बीइंग अ टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक और, अच्छा चलो, इसमें क्या है कि ऑल टाइगर बीइंग अ कैमल इज अ पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है उल्टी, देखो कैमल को सबसे छोटी यूनिट बना सकते हो आप, फिर टाइगर बना सकते हो आप, ठीक है, और फिर जीब्रा बना सकते हो आप, और उसके बाद फिर आखिरी में और बना सकते हो। अब क्या हो गया, ऑल कैमल्स बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, तो दोनों तरीके से आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे बना सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी के नाम पे तो आप बना सकते हो, देखो, ठीक है। बिल्कुल ही एक्सट्रीम बात होगी तो वो नहीं बन पाएगी, बट इन केस में कि देखो दोनों बन रहे हैं, कैमल भी हो सकता है टाइगर, और टाइगर भी हो सकता है कैमल, दोनों बन रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो जी, आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, और मजा भी आएगा आपको इस क्वेश्चन में। कहता है सम हाईवेज आर रोड, सम हाईवेज आर रोड, जो बोला जाए वो लिख दो। ऑल रोड आर स्ट्रीट्स, ऑल रोड आर स्ट्रीट्स, डन है जी। ऑल हाईवेज बीइंग स्ट्रीट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हाईवे, चलो नीले से दोबारा बना लेते हैं। ऑल हाईवे बीइंग स्ट्रीट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम हाईवे आर स्ट्रीट्स, सम हाईवेज आर रोड्स, सम हाईवेज आर रोड्स, और क्या कह रहा है, ऑल रोड्स आर स्ट्रीट्स, ऑल रोड्स आर स्ट्रीट्स, देख लो, रोड अंदर आ गया, स्ट्रीट बाहर आ गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है। जहां पॉसिबिलिटी बन रही है टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सम स्ट्रीट्स आर नॉट हाईवे, सम स्ट्रीट्स आर नॉट हाईवे। देखो इस वाली सिचुएशन के हिसाब से तो आप कह दोगे हाँ, कि कुछ स्ट्रीट्स जो हैं आपकी, क्या नाम है, हाईवे नहीं है। बट इस केस के हिसाब से क्या, हाईवे के अंदर सारी स्ट्रीट के अंदर सारी हाईवे आ गई भाई, केस तो ये बन भी रहा है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि कंक्रीट नहीं है, पक्की बात नहीं, मुझे नहीं मालूम। इस केस के अंदर तो हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। इस केस के अंदर क्या भाई, आप गलत हो गया, समझे। तो ये थे आज के दो चैप्टर्स हमारे, और सिलॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। कोई डाउट हो सकते हो आपको डाउट, क्योंकि सिलॉक्स ना बच्चों को तब परेशान करता है जब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, जैसे पॉसिबिलिटी वाले केस में, जैसे आइदर और वाले केस, उसमें बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि आप लोगों के डाउट्स इसमें आने वाले, ठीक है, मोस्ट वेलकम। एक काम किया कीजिए, जैसे आपको जिसमें इशू आता है ना, जिसमें प्रॉब्लम आता है, उसका टाइम स्टैम्प दे दिया करो, ठीक है। मेरे को फिर पूरा लेक्चर याद नहीं रहता ना, और मैं कमेंट भी चलते फिरते आपका कमेंट देखता हूँ, चलते फिरते कमेंट का जवाब दे देता हूँ। तो मेरे को भी नहीं पता होता कई बार कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, और जब स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन की बात करते हो ना, तो उसके लिए फिर मेरे को शाम को स्पेशल आके देखना पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इफ़ पॉसिबल आप लोग कमेंट के अंदर जब अपना डाउट पूछो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसका टाइम स्टैम्प मेरे को दे दो, ठीक है। और दूसरा, हो सकता है आपको पूरा क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, या कोई ऐसी बातचीत हो गई हो, तो कमेंट में समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ईमेल कर सकते हो, ईमेल किस पे करोगे, सी सेट क्वेश्चन पे आप ईमेल कर दो, ईमेल में जवाब ले लो, पूरे का पूरा जवाब मिलता है, ठीक है। और अब आप लोगों का सिलेबस एंड होने की कगार पे है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करो, चिंता मत करो, सारे टॉपिक्स जो मेजर आपके हैं वो टॉपिक कवर होंगे, ठीक है। और मॉक लगा रहे होगे, स्टार्ट क्या, एक महीना पहले से लगाना शुरू कर देना चाहिए। और ये बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अप्लाई कर रहे हो तो क्या आपके मार्क्स कुछ बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा अपना फीडबैक दो, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि हाँ यार, जो मैंने इतनी मेहनत करी है, इतने लेक्चर्स दिए हैं, क्या उनका कुछ आप लोगों पे फ़ायदा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और बाकी मेरी मेहनत पसंद आ रही है, क्वेश्चंस का लेवल पसंद आ रहा है, ठीक है, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का लेवल पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, और अपने दोस्तों में तो शेयर करते नहीं, कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एक महीना रह रहा है, पढ़ लेगा बेचारा वो भी, समझो यार। ये तो क्वालिफाइंग वाला है, असली गेम, असली कंपटीशन तुम्हें लड़ना है तो जीएस में लड़ो यार, इसमें सी सेट में तो पढ़ने दो उसको, ठीक है। चलो,
चलता हूँ मैं, ठीक है? अब मिलेंगे हम वेडनेसडे को नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।